दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है, जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी सहानुभूति लहर के साथ साथ जनता के मुद्दों को भी सीधे सीधे आगे लेकर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ महायुति में दरारें साफ दिख रही है। और वो दरार किस रूप में? वो दरार तीनों गठबंधन के सहयोगियों, जी हां, गठबंधन सहयोगियों की आपसी दरार के रूप में। नरेंद्र मोदी के ऊपर उनकी चुनावी सभा को लेकर स्पष्ट मनाही करने वाले नीतीश कुमार के बाद दूसरे नेता के तौर पर अजीत पवार सामने आए हैं। नीतीश कुमार भी 2013 तक ही ये काम करते थे, जब बिहार में उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए थे। लेकिन उसके 11 साल बाद आज अजीत पवार सीधे सीधे बटेंगे तो कटेंगे की सियासत पर तंज कस रहे हैं और बारामती में उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी के आने से महाराष्ट्र में वोट कटते हैं? क्या महाराष्ट्र में पूरी महायुति की चुनावी संभावना के लिए नरेंद्र मोदी एक चुनावी बोझ साबित हो रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन राज्यों की राजनीति से अलग हो गई है? क्योंकि इन राज्यों में तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट साबित होते हैं, चुनावी पूंजी साबित होते हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी बोझ बनते जा रहे हैं, जिस वजह से अजीत पवार ने पहले ही ना बाबा ना कहकर उन्हें दूर कर दिया है और साफ साफ इशारा दे दिया है कि यह परिवार के बीच का चुनाव है, यहां किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए उन्हें कोई सभा। यह महाराष्ट्र के अंदरूनी राजनीतिक हालात को दर्शाने के लिए यह प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है कि आखिर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी क्यों बोझ बनते जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह या गुजरात से आने वाले कोई भी राजनेता महाराष्ट्र की जनता के बीच वो छवि क्यों नहीं रखते जिस छवि की हसरत वो लंबे अरसे से पाल कर रखे हुए हैं? कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है? परिस्थितियां जो भी उत्पन्न हो गई है, उन परिस्थितियों पर चर्चा हम आज नहीं आगे करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, परिस्थितियां महाराष्ट्र की जो भी उत्पन्न हुई हो, इतना तो तय है कि महाराष्ट्र का चुनाव 288 सदस्यों की विधानसभा का चुनाव, जहां मेजोरिटी मार्क, बहुमत का आंकड़ा 145 पर आकर टिकता है, वहां पूरा का पूरा चुनाव अब लगभग 124 सीटों पर आकर शिफ्ट हो गया है। और ये 124 सीटें अंततः यही निर्णायक साबित होने जा रही है, यही डिसाइड करेंगी कि महाराष्ट्र में मंत्रालय में कौन बैठेगा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा, महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी या महायुति सत्ता बचा ले जाने में कामयाब हो पाएगी। हालात बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि सरकार कोई बनाए, कोई भी गठबंधन, 145 पर बहुमत है तो कोई 145-50 पर ही नहीं रुकेगा, बल्कि ये बहुमत का आंकड़ा सीधे सीधे 180 के पार चाहे जिसके पक्ष में जाए वो झुकना करीब करीब तय लग रहा है। जिस भी गठबंधन को बहुमत मिले 180 की आंकड़ा वो पार करेगा। अब 180 के आंकड़े के लिए नरेंद्र मोदी एसेट साबित होंगे या वाकई बोझ साबित होंगे? गुजरात लॉबी महाराष्ट्र में वोट बटोरने का काम करेगी या वोटों को और दूर भगाने का काम करेगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन जिन 124 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, याद रखिए उसमें अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी यानी एनसीपी के दोनों धड़े जो 38 सीटों पर टकरा रहे हैं, उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। और उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रूफ कर चुकी है, वो साबित कर चुकी है शरद पवार की पार्टी कि वो 10 में से 8 सीटें, 10 लड़कर 8 सीटें जीती। वहीं अजीत पवार सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर खाता खोलने में कामयाब रहे। हम उन सीटों का जिक्र कर रहे हैं जहां कांग्रेस वर्सेस भाजपा की सीधी लड़ाई है, शिवसेना के दोनों गुटों की आपसी लड़ाई है, सीधी लड़ाई। कांग्रेस बनाम भाजपा की जो सीधी लड़ाई है, उसका जिक्र करने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों के मन में सवाल है कि जहां भी क्षेत्रीय दल वर्सेस बीजेपी होता है, क्षेत्रीय दल बनाम बीजेपी होता है, भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ते हैं। और जहां भी कांग्रेस बनाम भाजपा होता है, वहां पर अंततः भारतीय जनता पार्टी कई सारे मौकों पर बाजी मार ले जाती है। आप लोकसभा चुनाव को ही देख ले, हिमाचल में सत्ता रहते हुए बीजेपी ने सीटें गंवाई,
कांग्रेस ने सीटें गंवाई, कर्नाटक में गंवाई, हरियाणा विधानसभा का चुनाव गंवाया। कांग्रेस बनाम भाजपा की सीधी लड़ाई में राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ज्यादातर सीटें भाजपा के फेवर में गई। तो ये हालात जो बने हुए हैं, इस हालात को देखते हुए एक बात तो साफ दिखाई देती है कि लोगों के मन में एक आशंका है कि उन 75 सीटों पर, जी हां, जिन 124 का मैंने जिक्र किया उसमें 75 सीटों पर कांग्रेस बनाम भाजपा है और 49 सीटें ऐसी है, 49 सीट्स, जहां शिवसेना के दोनों गुटों का मामला है। और इन 75 सीटों का पूरा ब्यौरा आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 75 सीटों में मैं आपको बताता चलूं, जहां कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है। पिछली बार जो भी पार्टी यहां से लड़ी हो 2019 में 24 सीटें जीती थी कांग्रेस ने और 42 सीटें भाजपा ने जीती थी। बची हुई 9 सीटें दूसरे लोगों ने जीती थी। तो ये 75 सीटें कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस बनाम भाजपा के बीच। ये 24-42 का आंकड़ा जो पिछली बार का है, जब तक इस बार ये रिवर्स नहीं होगा, ये उल्टा नहीं होगा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सत्ता भूल जाए। हां, यदि इस 24-42 के आंकड़े को 24 भाजपा, 24 कांग्रेस और 42 भाजपा जो पिछली बार थी, उसे उलट देने में इस बार यदि कामयाबी मिल जाए महाविकास आघाड़ी को, तो सत्ता उसके कदमों में है। और इनमें सबसे ज्यादा आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा 35 सीटें विदर्भ में है। दूसरे इलाकों में भी सीटें हैं, हर इलाके में सीटें हैं कुछ ना कुछ, कहीं 11, कहीं 7, कहीं 4, इस तरह से सीटें। मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, हर इलाके में ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस बनाम भाजपा की सीधी लड़ाई है। सबसे ज्यादा 35 सीटें विदर्भ में है। और विदर्भ भारतीय जनता पार्टी का गढ़, कांग्रेस का भी गढ़। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां 44 सीटें जीती थी। विदर्भ में कुल 62 सीटें हैं। 44 सीटें 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती और 2019 में सीटें कम जरूर हुई, तब भी 29 सीटें जीती। आज 35 सीटों पर यहां आमने सामने लड़ाई है। इन 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यदि 25-30 सीटें अगर जीत करके ले गई तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं पूरी तरह से विसर्जित हो जाती है। महायुति की चुनावी संभावनाएं भी विसर्जित हो जाती है। इसके अलावा विदर्भ के अलावा भी, चाहे मराठवाड़ा हो 11 सीटें हैं, मुंबई हो वहां भी सीटें हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, हर जगह है कुछ ना कुछ सीटें। यहां असली लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं को झोंकना होगा। कांग्रेस पार्टी को कई तरह से मुकाबला करना होगा। एक मुकाबला ओबीसी वोटों पर। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, 50% का कैप तोड़ने की, आरक्षण का कैप तोड़ने की बात कर रहे हैं। किसका मुद्दा है? ओबीसी का मुद्दा है सबसे बड़ा। और ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक अपनी राजनीति को दिखाता रहा है कि वो उसके साथ खड़ा है। क्या छगन भुजबल पूरे मन से बीजेपी के साथ हैं, महायुति के साथ हैं? 23 नवंबर को पता चलेगा। माली समाज उनका साथ है। क्या धनगर समुदाय उनके साथ है? सिद्धारमैया का कितना उपयोग हो रहा है? धनगर समुदाय के वोटों के लिए सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, कितना उपयोग कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी कर रही है महाराष्ट्र में? अब तक तो दिखा नहीं है। भूपेश बघेल ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। नागपुर में उन्होंने एक फ्लैट भी किराए पर ले लिया है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उनका उपयोग कर रही है? यही सब वो सवाल है माली वोटों के बीच। जब बहुत सक्रियता, स्थानीय विश्लेषक कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं दिखा रहे छगन भुजबल महायुति के लिए, तो क्या अशोक गहलोत जैसे देश के बड़े माली नेता का इस्तेमाल माली बहुल सीटों पर हो रहा है? इसीलिए सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी रणनीतिक तौर पर चुनाव कितनी मजबूती से लड़ रही है। और इन 75 सीटों का सवाल क्यों खड़ा हुआ जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी आमने सामने है? इन्हीं 75 सीटों से तो तय होना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी भी 70 सीटें पार करेगी या नहीं करेगी। अब आते हैं उन सीटों पर जो मैंने 124 का जिक्र आपसे किया था, जिसमें 75 की बात मैंने आपको बता दी। कांग्रेस बनाम भाजपा, देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो नाना पटोले के साथ साथ दलित वोटों की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे
और युवाओं के वोट, ओबीसी के वोट, आरक्षण के मुद्दे के साथ राहुल गांधी की प्रतिष्ठा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरह के सर्वे करा रहे हैं, तमाम तरह के छोटे छोटे बैठके ले रहे हैं। महिला वोटरों पर खास टारगेट किया गया है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी जिसमें वेलफेयर स्कीम अनाउंस की गई, लेकिन वो स्कीम बहुत काम करती तो दिख नहीं रही है। लेकिन क्या यही स्थिति 20 नवंबर तक बनी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, नतीजे 23 नवंबर को आने हैं। और जैसे क्रिकेट में होता है, लास्ट मोमेंट पर तक जिसने अपने आप पर नियंत्रण रखा, मैच उसकी झोली में होता है। यही स्थिति कांग्रेस मात खाती रही है हरियाणा में भी और दूसरे राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था। अब आते हैं उन 49 सीटों पर जहां शिवसेना बनाम शिवसेना का मुकाबला है। पिछली बार तो एक ही शिवसेना थी, तो हम ये कह नहीं सकते कि किसको कितनी सीटें। 49 सीटों पर इस बार शिवसेना के दोनों गुटों का मुकाबला है। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, मसाल चुनाव चिन्ह वाला, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का चुनाव चिन्ह, ओरिजिनल शिवसेना का, बाल ठाकरे वाली शिवसेना का चुनाव चिन्ह जिसे उद्धव गुट ने कहा है कि गलत तरीके से ले लिया शिंदे गुट ने, तीर धनुष। तीर धनुष अब बाल ठाकरे और उनके परिवार का चुनाव चिन्ह नहीं है। तीर धनुष का चुनाव चिन्ह अब बाल ठाकरे के परिवार को गुवाहाटी मॉडल के तहत सरकार गिराने वाले गुट के हाथ चला गया है। अब उनके पास, बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के पास मसाल चुनाव चिन्ह है। तो 49 सीटों पर जहां तीर धनुष बनाम मसाल है, क्या होगा? लोकसभा चुनाव में 13 सीटों पर दोनों पार्टियां आमने सामने थी और इसी चुनाव चिन्ह के गफलत में जब लोग ये समझते रहे कि उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, और ये गलत समझ लोगों में जो दावा किया जाता है महाराष्ट्र में, इस वजह से उन 13 सीटों में 7 सीटें शिंदे गुट जीत गया। उद्धव ठाकरे को सिर्फ 6 पे कामयाबी मिली। 13 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई थी, 7-6 से फैसला शिंदे गुट के पक्ष पे गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद गोदावरी से लेकर तमाम महाराष्ट्र की नदियों में बहुत पानी बह चुका। मसाल चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ रहे उद्धव ठाकरे को मुंबई महानगर और ग्रेटर मुंबई की बात करें, मुंबई एंड एडजॉइनिंग एरिया, 19 सीटों पर, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन 49 सीटों में से 19 सीटें बृहद मुंबई यानी ग्रेटर मुंबई की है। और 19 का ब्रेकअप मैं आपको बता दूं, 19 में 12 सीटें तो मुंबई शहर में ही है। और इसके अलावा आगे की बात करें, दूसरे इलाके में भी कहीं 4, कहीं 6, कहीं 7, इस तरह से विदर्भ से लेकर उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण में भी 4 सीटें हैं। विदर्भ से लेकर कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हर इलाके में कुछ न कुछ सीटों पर शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने टकरा रहे हैं। तो इस टकराहट में नतीजा किस तरफ जाएगा? उद्धव ठाकरे के पक्ष में सहानुभूति है, शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति है, कांग्रेस पार्टी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन लड़ाई कहां फंसेगी? लड़ाई फंसेगी वहीं जहां लोकसभा चुनाव में फंसी थी। मसाल चुनाव चिन्ह सहानुभूति लहर पर सवार उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह है, और यह मसाल महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की मसाल जला पाने में कितना कामयाब होगा, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। तो ये 75 सीटें किसकी? कांग्रेस बनाम भाजपा की, और 49 सीटें शिवसेना बनाम शिवसेना की। ये 124 सीटें महाराष्ट्र के चुनाव को पूरी तरह से डिसाइड करने जा रही हैं। इन 124 पर जिसने भी बाजी मारी, सत्ता उसकी होगी। एक और नैरेटिव महाराष्ट्र में चल रहा है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करती हुई दिख रही है, लेकिन ग्रामीण महाराष्ट्र में पूरी तरह से बीजेपी ही नहीं बल्कि महायुति का ही सुपड़ा साफ होने की बातें कही जा रही है। लेकिन यही बातें तो हरियाणा में भी कही जा रही थी कि गुड़गांव फरीदाबाद तक बीजेपी और उधर करनाल तक सीमित है। क्या हो गया था? नतीजे अलग तरह से चले गए थे। आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी के लिए सुखद परिस्थितियां यही है कि कमान शरद पवार ने अघोषित रूप से संभाल रखी है, चेहरा भी अघोषित रूप से उद्धव ठाकरे का दिख रहा है, और कांग्रेस पार्टी मजबूती से बैकिंग कर रही है।
लेकिन बिल्कुल यही रणनीति और अलग अलग इलाके में अलग अलग जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ अलग अलग तरह के चेहरों को जमीन में उतारने में कांग्रेस पार्टी क्या कामयाब होगी। शरद पवार की बिसात बहुत बड़ी है, उनका राजनीतिक दांव बहुत बड़ा है, अनुभव भी बहुत बड़ा है। वहीं बीजेपी और महायुति के बारे में जो खबरें हैं वो यही है कि शिंदे गुट के उम्मीदवारों को हराने के लिए दो तरह से लोग कथित तौर पर लगे हुए हैं। बागियों के पीछे सह बाहर के लोगों का नहीं, अंदर के लोगों का है, गठबंधन के अंदर के लोगों का। अजीत पवार भी शिंदे को बहुत पसंद नहीं करते, देवेंद्र फडणवीस भी पसंद नहीं करते। और यही स्थिति कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में थी जब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल गुटों में कांग्रेस अंदर से विभाजित थी। नतीजा आप सबने देखा। यह स्थिति अब महाराष्ट्र में महायुति के अंदर है। जो स्थिति कांग्रेस की छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में थी वो स्थिति महायुति के लिए है। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही है कि उसका फायदा उठा पाने की स्थिति में महाविकास आघाड़ी किस हद तक कामयाब होती है। देखिए कामयाबी कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर सहानुभूति लहर को ही, सहानुभूति के माहौल को ही, मुद्दों को ही और एंटी इनकम्बेंसी को ही वोटिंग का पैमाना माने तो महाविकास आघाड़ी बहुत आगे दिखती है। लेकिन वो खरगोश और कछुए वाली रेस आपने सुनी होगी, वो कहानी बचपन से सबने पढ़ी है, खरगोश और कछुए की रेस की। तो खरगोश और कछुए की रेस में फिलहाल तो खरगोश महाविकास आघाड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन आखिरी दिन तक वो खरगोश बनी रहेगी या कहीं आराम करने सोने चली जाएगी, इसी पर पूरा चुनाव निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।